मेडिकल के अंदर तो और भी बुरा हाल है, इवन पुलिस स्टेशन से भी ज्यादा बुरा हाल है। सपोर्ट नहीं है, इनफैक्ट री-ट्रॉमा होता है। डॉक्टर्स तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो विक्टिम नहीं, वो एक्यूज्ड है। ये केसेस इतने संवेदनशील होते हैं कि पहचान की गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत होती है, लेकिन उंगली दिखा के उसके साथ बात करते हैं, ये रेप विक्टिम है, इसको देखना है करके। जो गार्ड होते हैं उनसे लेके ऊपर तक सबको पता था कि इसके साथ में ये हादसा हुआ है। अलग अलग डॉक्टर पूछते हैं, फिर नर्स पूछती है, फिर आजू बाजू के जो पेशेंट्स होते हैं वो पूछते हैं। कहीं पे ये कॉन्फिडेंशियलिटी की जो बात है वो नहीं रहती, वो होती ही नहीं है। लंबे इंतजार के बाद जब डॉक्टर्स एमएलसी यानी मेडिकल जांच के लिए उपलब्ध होते हैं, डॉक्टर्स का बिहेवियर ये रहता है कि एमएलसी ना हो, क्योंकि अगर एमएलसी हो गई तो कोर्ट में उनको आना पड़ेगा एविडेंस देने के लिए। तो अपनी ड्यूटी कट करने के लिए वो विक्टिम्स को डराना शुरू कर देते हैं ताकि विक्टिम एग्जामिनेशन ही ना करा पाए, और वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि बॉडी खराब हो जाएगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इवन इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखा के विक्टिम्स को डराना शुरू कर देते हैं। तो उसकी तरफ ऐसे देखेगा, हुआ भी है या नहीं हुआ, या अपनी तरफ से बना रही है। ये डॉक्टर के वर्ड होते हैं। कई बार छोटी मासूम बच्चियों के साथ भी हमारी मेडिकल व्यवस्था कोई रियायत नहीं बरतती। ये नहीं है कि बच्चों को उस टाइम मॉरल सपोर्ट करे कि नहीं बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मेडिकल टेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होता है, ये आपके लिए जरूरी होता है, बस सीधे ये हुआ है जाओ लेटो। छोटी सी 4 साल की बच्ची का डॉक्टर एग्जामिनेशन कर रहे थे, बेड पे लेटा दिया बच्ची को, उसके दोनों पांव बांध दिए, दोनों हाथ बेड पे बांध दिया और मुंह में कपड़ा भी डाल दिया ताकि उसकी आवाज ही ना निकल पाए। इतना बच्ची मछली की तरह तड़फ रही है, बच्ची जोर जोर से रो रही है, मतलब उस तरफ हमको भी देखा नहीं जा रहा है। बच्चा रो रहा था, उसके बाद भी डॉक्टर्स को कोई असर नहीं हुआ, वो वैसे ही उसकी एग्जामिनेशन कर रहे थे, और जबकि वो दोनों पार्ट एक हो गए थे। उसमें मेडिकल जांच में एक अमानवीय और निरर्थक टेस्ट किया जाता है, 2 फिंगर टेस्ट। इस टेस्ट में महिला या बच्ची की योनि में उंगलियां डालकर यह निर्धारित करने की कोशिश की जाती है कि महिला शारीरिक संबंधों की अभ्यस्त है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार 2 फिंगर टेस्ट बलात्कार से जूझ रही महिला के निजी जीवन, मानसिक एवं शारीरिक सम्मान तथा गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद देश के कई अस्पतालों में ये टेस्ट आज भी हो रहा है। एक लड़की के साथ जो रेप हुआ था तो उसको ले गए थे हॉस्पिटल में, वो पेन में थी, उसको कुछ तरह का पेन किलर नहीं दिया, उनको ये बोला कि नहीं यहाँ पे तो सीनियर डॉक्टर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े साहब आएंगे वही चेक करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं अभी और बड़े साहब आएंगे और चेक करेंगे। जब कितने घंटे बाद जो सीनियर डॉक्टर आया तब उसने जो 2 फिंगर टेस्ट होती है वो उसके ऊपर की और दिखाया दूसरे डॉक्टर्स को कि ये कैसे की जाती है। तो जिस तरह से मतलब उस लड़की को वो एक सिखाने का एक साधन समझ रहे थे अपने स्टूडेंट को, रेप केस में कैसे चेक करते हैं वो दिखाने के लिए। फिर दूसरे डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स है उन्होंने किया। फिर लड़की बहुत रोने लगी क्योंकि उसके लिए तो ये रेप ही था एक अलग प्रकार का। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजमंगल प्रसाद, जो प्रतिथि नाम की संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ये संस्था बलात्कार से जूझ रही महिलाओं और बच्चियों की मदद करती है। राजमंगल जी, मुझे बताइए कि मेडिकल जांच को लेकर और अस्पतालों के रवैये को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है? हॉस्पिटल का जो वातावरण है, जो अभी दिखाया गया वीडियो में, वो पूरी तरह सच है। वो छोटे बच्चों को देखा गया, 1-2 घटना ऐसी हुई है जिसपे कि लेबर रूम में जहां महिलाओं को किया गया है, लेबर पेन में करा रही हैं, वहां एक 12 साल की लड़की को ले गए और लिटा दिया। उस बच्ची के ऊपर आप समझ सकते हैं कि वो देख के ही परेशान, इतनी ट्रॉमा हो रही थी और उसके साथ ये हुआ। एक बच्ची था जिसके अंदर वो कील का कंप्लेंट था, FIR में भी दर्ज था कि अंदर कील डाल दी थी आरोपी ने। उस मामले को ऐसे हॉस्पिटल वहां ले गए और उस हॉस्पिटल के पास एनेस्थीसिया वगैरह के लिए भी नहीं था कि उसका मेडिकल जांच कर सके। ये मामले आते रहते हैं। एक और बात ये करना चाहेंगे कि इसमें भी क्लास बायस बहुत ज्यादा है। पीड़िता तो सब है, लेकिन अगर उसका कोई बैकअप है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वो थोड़ा मजबूत है, तो उसकी सुनवाई फिर भी है, बेहतर है। लेकिन जिसके पास आर्थिक साधन नहीं है, यही बेकार है। और अभी 10 दिन 15 दिन पहले भी ऐसे वाकया आया था जिसमें कि छोटी बच्ची थी 12 साल की, उसको ले गए थे, तो वहां पे डॉक्टर ने ही डिस्करेज किया, कहा कि पूरा हाथ डालना पड़ेगा।
लेकिन मुझे बताइए कि ये क्यों पेशेंट को डराते हैं, बच्ची को डराते हैं, महिला को डराते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो? एक तो वही लोड की बात है, वर्कलोड की बात है। कोप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सबसे शॉर्टकट तरीका यही लगता है कि ये खुद मना कर दे तो ये टल जाए। हमें एक वाकया याद है जिसमें कि जो डॉक्टर था वो रिफ्यूज कर दिए कि बिना पुलिस के हम मेडिकल नहीं करेंगे। क्या ये डॉक्टर ऐसा कह सकता है कि पुलिस नहीं होगा तो हम मेडिकल नहीं करेंगे, ये सही नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। तो उसको करना चाहिए, तो उसको करना चाहिए। पुलिस की जरूरत पुलिस की रहना जरूरत जरूरी नहीं है। और अब तो और कानून में भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में आया है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि प्राइवेट मेडिकल जो सेटअप है, हॉस्पिटल है, वहां भी मना नहीं कर सकते। तो चाहे आप पब्लिक हॉस्पिटल जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, आप जा सकते हैं और कानूनन ये प्राइवेट हॉस्पिटल को ये स्कोप नहीं है मना करने का, ट्रीटमेंट के पार्ट पे भी और एविडेंस के पार्ट पे भी। जी, ये बड़ा स्पष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का राजमंगल जी। दोस्तों, अब मैं न्योता देना चाहूंगा संगीता रेगे और डॉक्टर निखिल दातार को। संगीता जी सेहत नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस विषय पर कई सालों से काम कर रही है। और डॉक्टर दातार एक जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मुंबई के कुपर और अन्य बड़े अस्पतालों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। संगीता जी, अस्पतालों में जो व्यवहार हो रहा है, जिसके बारे में हम सुन भी रहे हैं, हमने देखा भी है, इसकी जड़ कहाँ है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमने 100 के ऊपर अस्पतालों में इस प्रकार का अभ्यास किया है और सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स, नर्सेज इस प्रकार की औरतों को मरीज समझते ही नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं, जो महिला आती है उसको पेशेंट नहीं मानते वो? बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? मतलब जब पेशेंट तो है, वो पेशेंट क्यों नहीं मानते? नहीं, आप जो सोच रहे हो कि वो पेशेंट है, वो मरीज है, लेकिन डॉक्टर के लिए वो सिर्फ एक सबूत का टुकड़ा है। जैसे ही ऐसी महिलाएं या बच्चियां अस्पताल में आती है तो डॉक्टर तो परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे तो मरीजों को देखना है जो बीमार है, ये बला कहाँ से आ गई कि अब मैं इसकी जांच करूं। ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। देखिए, रेप के मामले को सिर्फ पुलिस का मामला समझा जाता है, लेकिन इसके आरोग्य के ऊपर बहुत गहरे असर है। उन पे HIV इन्फेक्शन हो सकता है, उनको जो चोटें आई है उससे इन्फेक्शन हो सकता है, उनको प्रेगनेंसी तक हो सकती है, और जो मन के ऊपर चोट है उसके लिए भी आरोग्य की जरूरत है। ये सारा नजरअंदाज किया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। 8-10 साल की बच्ची थी और वो अपने माँ बाप उसको ले आए थे, और बच्ची जब अस्पताल में आई तो बहुत पीड़ा में थी, इतनी पीड़ा कि वो बैठ भी नहीं पा रही थी। उसने पेशाब नहीं किया था 24 घंटे से, बलात्कार होने के बाद। तो डॉक्टर ने उसको देखा और कहा कि ये गोलियां ले लो और निकलो। तो माँ बाप तो हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब प्लीज एक रात के लिए तो उसको भर्ती कर दो ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। तो इसके ऊपर डॉक्टर बहुत भड़क गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे डॉक्टर कौन है, आप या मैं? फिर वो इतनी तड़प रही थी कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, और वहां पे डॉक्टर ने कहा कि अभी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक्चुअली ऑपरेशन की जरूरत थी। जी बिल्कुल। पहले अस्पताल में वो बोल रहे थे कि ले जाओ उसको। तो आप समझ सकते हैं कि औरत को देखने का नजरिया सिर्फ एक जैसे सबूत का टुकड़ा मान के वो चल रहे हैं। तो सबूत इकट्ठा ठीक से करते होंगे? फिर सबूत तक ठीक से इकट्ठा नहीं करते। सबूत भी ठीक से इकट्ठा नहीं करते? नहीं। क्यों, ऐसे कैसे? सबूत इकट्ठा करने के लिए आपको बात तो करनी पड़ेगी, कुछ सवाल पूछने होंगे। कुछ सवाल पूछने होंगे। तो वो नहीं पूछते? वो भी नहीं पूछते हैं। जब रेप से पीड़ित महिला या बच्ची आती है तो पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, और शुरू हो जाएंगे, एग्जामिनेशन शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? मैं उदाहरण के तौर पे अब बताऊंगी आपको। एक 15 साल की लड़की थी जिसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ था। बच्ची की टांगे बांध दी गई थी, हाथ बांध दिए गए थे, उसको चेहरे पे भी काफी सारे निशान आए थे मार के। और जब उसकी जांच हुई तो डॉक्टरों ने सिर्फ इतना लिखा था कि जो उसके गुप्तांगों की जांच की उसमें उनको कुछ भी खरोच दिखाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये जिक्र भी नहीं किया कि चेहरे पे निशान है, हाथ पे निशान है। तो आप समझिए कि अगर इस प्रकार की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है तो इसका मतलब तो यही बनाया जाता है कि लड़की ने कुछ भी विरोध नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने लड़ी नहीं, शायद उसकी सहमति से हुई है। बिल्कुल। लेकिन वो लड़ कैसे सकती है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि एक बलात्कार से पीड़ित जब औरत आई थी, जांच के दौरान डॉक्टर ने उसको पूछा भी नहीं कि बलात्कार किस प्रकार से हुआ। तो बलात्कार उसके ऊपर पीछे से किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने पूछा ही नहीं और उन्होंने सिर्फ योनि की जांच की और वहां के सैंपल लिए। अब सैंपल्स जब लैब में भेजे तो सारे नेगेटिव आए, उसमें कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला उसमें। फिर बोला जाता है कि महिला झूठ बोल रही थी कि मेरे ऊपर बलात्कार हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों है कि डॉक्टर जाहिर से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ये क्योंकि इसके लिए उनका कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। मतलब ट्रेनिंग तो मेडिकल डिग्री है डॉक्टरों की, कई सालों की ट्रेनिंग है, तो MBBS है ना ये लोग।
हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर ट्रेनिंग ठीक कैसे नहीं हुई, मतलब मैं समझा नहीं। ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उस ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, किस प्रकार से उनका रवैया बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। और मेडिकल किताबें हैं, उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब भी बलात्कार से पीड़ित बच्ची या औरत आए तो आप उसको शक की नजर से देखो। हाँ, ऐसा भी लिखा है कि अगर आप एक पुरुष डॉक्टर है और अगर आप उसकी जांच करते हैं महिला की, तो आप सतर्क रहना, क्योंकि ऐसी औरत आपके ऊपर भी आरोप डाल सकती है कि आपने उसका बलात्कार किया है। ये सब टेक्स्ट बुक्स में है? बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रवैया होगा डॉक्टरों का औरत को सिखाया जा रहा है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को। और सबसे महत्व की बात है कि देखिए, कोई भी हॉस्पिटल में कोई पद्धति नहीं है कि रेप का एग्जामिनेशन किस प्रकार से किया जाए। आप कोई भी अस्पताल में जाओगे तो 2 डॉक्टर 2 अलग पद्धति से उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। 2 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं डॉक्टर एक ही अस्पताल में। तो कोई एक तरीका नहीं है ये जांच करने का। तो आपके संस्था ने इस पे कुछ काम किया है? हाँ, तो 2008 में सेहत संस्था जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे हमने एक कोशिश, एक पहल की कि मेडिकल एग्जामिनेशन जिस प्रकार से होनी चाहिए उसकी एक पद्धति होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हमने काफी, जो डॉक्टर्स है, जो वकील है, इन सब की राय लेके एक पद्धति बनाई, एक तरीका बनाया, एक तरीका बनाया। इस तरह से होना चाहिए। तो 3 म्यूनिसिपल अस्पतालों में ये प्रोजेक्ट चलाया है और करीब 250 औरतों के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें क्या सामने आया जब आपने ये 3 अस्पतालों में ये कोशिश शुरू की? हमने ये काम जब भी चालू किया, उसके पहले का जो हमारा अनुभव था, हाँ। ये अनुभव काफी, संगीता जी ने जो कहा उसके साथ में मिलने वाला अनुभव है। जी। ये जो पूरा मुद्दा है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, बलात्कार और उसकी वैद्यकीय जांच करना, ये 2nd MBBS में सिखाया जाता है। तो 19-20 बरस का मेडिकल छात्र, उसके लिए ये सब मुद्दा, ये 4 या 6 मार्क का सवाल, अच्छा, इसमें खाली 4-6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते आने वाला है, ये उसकी अहमियत है। अभी MBBS तो हो गए कुछ साल के बाद में, फिर काम भी चालू किया, और एकदम अचानक से अगर ऐसी केस उनके सामने आएगी, उस समय पे क्या करेंगे? क्योंकि ये तो जो पढ़ा था वो भी कभी काफी साल हो गए, उसका कोई अनुभव नहीं, उसके बाद में उसका कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो उनको खुद के ही साथ में लड़ना पड़ता है कि ये ठीक ठाक से मैं कैसे करूं। तो इसके लिए ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब। जी। तो जब भी सेहत वाले मेरे साथ मुझे मिलने आए और हम लोग ने ये जो प्रोटोकॉल है ये वापरने को चालू किया, तो कैसा रहा आपका अनुभव? अभी आज के तारीख में ऐसा हो गया है कि वो काम करने वाले ड्यूटी के ऊपर के जो डॉक्टर रहते हैं, उसके लिए वो एक लाइव गाइड जैसा उसको बाजू में खड़ा रह के हेल्प कर रहा है, मानो तो डॉक्टर के लिए आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। बहुत बार हम लोग के पास में ऐसा होता था कि एक डॉक्टर का एक माइंडसेट हो जाता है कि अभी तो क्या है, इसके अंदर तो खाली एविडेंस कलेक्ट करना है, बराबर है। और जैसे एक सादा सिंपल चीज है कि उस पीड़ित महिला को कम से कम गर्भनिरोधन तो उसको दिया जाना चाहिए, भूल जाते थे। जी जी जी। तो अभी आज के तारीख में वैसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोफॉर्मा जब भी करते हैं, तभी लास्ट में आ गया तो उसके लिए वो सवाल के सामने उनको लिखना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा कि भाई ये हमको करना है। जी। दूसरी बात हम लोग ने जो की वो ये की कि ये एग्जामिनेशन के लिए कुछ बहुत सारी सिंपल चीजें, सादी चीजें लगती है। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप मेरे अस्पताल में या कोई भी अस्पताल में रात को 2 बजे जाएंगे समझो, तो आपको शायद हार्ट सर्जरी के सब इक्विपमेंट्स, सब साधन सामग्री आसानी से मिलेगी, लेकिन नेल कटर नहीं मिलेगा, बराबर है, क्योंकि वो हमारे काम में रूटीन में लगता नहीं है। अभी यहाँ तो वो बहुत अहम है, क्योंकि आपको नेल्स जो है, फिंगर्स के जो नेल्स है, नाखून उसके अंदर जो सबूत मिल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत हो सकता है, लेकिन वो है ही नहीं उस समय के ऊपर। तो हम लोग ने एक छोटा सा किट बनाया कि वो किट भी उसके साथ साथ में होगा, और उसके वजह से ओवरऑल ऐसा हो गया कि जो पूरा समय लगता था ये एग्जामिनेशन करने, 4-5 घंटे लग रहे हैं, तो वो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर ये पूरी एग्जामिनेशन जो है, ये हमारी अभी एग्जामिनेशन पूरी होने को चालू हो गई। और एक बहुत अच्छी बात जो हो गई, वो विक्टिम या सर्वाइवर कि जहां से हमें सबूत इकट्ठा करना है, वहां से लेके पूरा जो रवैया है मरीज या पेशेंट के ऊपर आ गई, नजरिया बदल गया कि भाई हम जो आज करेंगे उसके वजह से उस पीड़ित महिला को भी आगे जाके न्याय मिलने वाला है। जी जी। तो ये एक सुकून की भावना जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टरों में आ गई, और ये काफी बड़ा बदलाव है। तो ये आपने फिर और भी अस्पतालों में, देश भर में और भी अस्पतालों में ये इस्तेमाल होता है? हमने बहुत कोशिश की है कि इसका नेशनल लेवल पे ये लागू हो जाए, लेकिन अभी तक हम लोग पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, जांच का एक ऐसा तरीका जो देश भर में एक जैसा हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, और मुझे ताज्जुब है कि